हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। तो आज हम क्लास 11th के लिए सैम्पल पेपर जो है एचपी बोर्ड की तरफ से उसको एनालाइज करेंगे। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस जो हैं ये आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हैं हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पूछा है किसके बराबर होगा। तो बेसिकली 1 मोल जो है वो हमें बताता है 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन के बारे में। यहाँ पे जो स्पीशीज है वही यहाँ पे लिखेगा हम, यहाँ पे ये मॉलिक्यूल है तो बेसिकली इतने ही मॉलिक्यूल होंगे। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी, 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है जी। अगर एटम्स निकालने होते तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, क्योंकि एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम, तो यहाँ पे इससे वो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6.022 इंटू 10⁻23 2 टाइम्स हो जाता। ठीक है, तो ये क्या आ जाते हैं, ये आ जाते हैं एटम्स। नेक्स्ट देखिए, सेकंड क्वेश्चन है 3D ऑर्बिटल हैव वैल्यू। 3D ऑर्बिटल के लिए वैल्यू क्या रहेगी, n का वैल्यू जो है दैट इज 3 और l का वैल्यू s होता तो 0 लिखते, p होता तो 1, d होता तो 2। तो n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 2। दैट इज करेक्ट ऑप्शन इज d। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात करें तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है वो सबसे ज़्यादा है, हाईएस्ट। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है कि किसी एटम ने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया और उस इलेक्ट्रॉन गेन करने के समय कितनी एनर्जी रिलीज हुई, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है वो रिलीज होती है इन केस ऑफ क्लोरीन। अब टेक्निकली देखा जाए तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा है तो उसके केस में होनी चाहिए थी सबसे ज़्यादा रिलीज, लेकिन क्लोरीन जो है उसका साइज एज कम्पेयर टू फ्लोरीन ज़्यादा है। फ्लोरीन का साइज कम होने की वजह से वहाँ पे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होती है और इलेक्ट्रॉन इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं हो पाता, तो एनर्जी जो है हमारे पास सिग्निफिकेंट अमाउंट जो है रिलीज नहीं होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा किस में रिलीज होता है, क्लोरीन के केस में, ना कि फ्लोरीन में। फोर्थ क्वेश्चन है पिरामिडल ज्योमेट्री एसोसिएटेड विद। इनमें से किसके लिए जो ज्योमेट्री है दैट इज पिरामिडल है। सबसे पहले है CH4, कार्बन जो है उसके अराउंड 4 हाइड्रोजन लगे हैं। दिस इज टेट्राहेड्रल। ठीक है जी, दिस इज टेट्राहेड्रल। अगर हम अमोनिया की बात करते हैं तो नाइट्रोजन एक लोन पेयर है और 3 हाइड्रोजन है। अगर हम वाटर की बात करते हैं तो ऑक्सीजन है, 2 लोन पेयर है और 2 जो है बॉन्ड पेयर है। कार्बन डाइऑक्साइड में दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड। अमोनिया के केस में हमारे पास जो अरेंजमेंट है दैट इज पिरामिडल। दिस इज पिरामिडल। इसको बोलते हैं वेंट शेप या वी शेप। कार्बन डाइऑक्साइड के केस में लीनियर शेप। ठीक है जी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, अमोनिया, बी ऑप्शन। ठीक है जी। फिफ्थ देखिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। यहाँ पे मैं एक शीट ऐड कर लेता हूँ। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल इन वाटर, अमोनिया एंड मीथेन।
तो बेसिकली मीथेन जो है उसमें बॉन्ड एंगल रहता है 109.5 डिग्री। अमोनिया जो है उसमें बॉन्ड एंगल होता है 107 डिग्री। वाटर जो है उसमें बॉन्ड एंगल होता है 104.5 डिग्री। ये आपको वैसे भी ऑर्डर जो है याद होना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा किसमें है? मीथेन में, देन कम्स अमोनिया, देन कम्स वाटर। करेक्ट ऑप्शन जो है दैट इज ए। उसके अलावा ये देखो तीनों स्ट्रक्चर यहाँ पे बने। तो बेसिकली हमारे पास जो मीथेन है इसमें नंबर ऑफ लोन पेयर्स हैं 0, अमोनिया में नंबर ऑफ लोन पेयर है 1, वाटर में नंबर ऑफ लोन पेयर है 2। तो बेसिकली वाटर के केस में मैक्सिमम लोन पेयर रिपल्शन है। अदरवाइज इन जनरल देखा जाए तो लोन पेयर रिपल्शन जो है सबसे ज़्यादा होती है, देन लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, एंड देन कम्स बॉन्ड पेयर रिपल्शन। ठीक है जी। तो अमोनिया में हमारे पास जो है सिर्फ बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है, तो बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगी, तो इतनी ज़्यादा नहीं होती। लेकिन ये अमोनिया में एक लोन पेयर है तो यहाँ पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगी, जो कि एज कम्पेयर टू बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज़्यादा होती है। अगर हम बात करते हैं वाटर की, तो वाटर में बॉन्ड पेयर रिपल्शन के अलावा लोन पेयर रिपल्शन और लोन पेयर रिपल्शन भी हो रही है, और ये वाली रिपल्शन जो है सबसे ज़्यादा होती है। तो उसकी वजह से जो वाटर है उसका ये बॉन्ड एंगल जो है, दिस इज बॉन्ड एंगल, दो एंगल्स के बीच में जो दो बॉन्ड्स के बीच में जो एंगल वो डिक्रीज कर जाएगा। तो इसलिए वाटर का बॉन्ड एंगल सबसे कम है और सबसे ज़्यादा है मीथेन का। करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6। बोला है अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ बोलता है कि वॉल्यूम जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर अगर टेम्परेचर जो है कांस्टेंट, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, दैट इज टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हो रहा। ठीक है जी। तो देखिए करेक्ट ऑप्शन इज बी। ठीक। नेक्स्ट है 7th। यहाँ पे इक्वेशन दे रखी है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है तो कंबाइन करके फॉर्मेशन कर रहे हैं किसकी? अमोनिया की। ठीक है जी। और पूछ रखा है कि डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू है, या ग्रेटर देन है, या लेस देन है, या नॉट इक्वल टू। तो देखिए हमारे पास रिलेशन है डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। अब यहाँ पे जो डेल्टा एन जी है उसका वैल्यू हमें निकालना है। ये किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। प्रोडक्ट्स में देखना है हमने कितने मोल्स जो हैं प्रेजेंट है, कितने हैं? 2, माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट कितने हैं? 4, जो कि किसके बराबर आ गया? -2। तो यहाँ पे देखिए डेल्टा एच किसके बराबर आ गया? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू माइनस 2r टी। ठीक है जी। तो यहाँ पे डेल्टा एच जो है वो डेल्टा यू में से कुछ सब्ट्रैक्ट करने पे बराबर हो रहे हैं। दैट मीन्स डेल्टा एच इज लेस देन डेल्टा यू। ठीक है जी। डेल्टा यू में से कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ रहा है तब जाके वो डेल्टा एच के बराबर हो रहा है। दैट मीन्स डेल्टा एच जो है वो छोटा है एज कंपेयर टू डेल्टा यू। करेक्ट ऑप्शन इज सी। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। बोला है कॉन्जुगेट एसिड ऑफ बेस OH नेगेटिव। जो OH नेगेटिव है उसका कॉन्जुगेट एसिड बताना है। तो बेस, इसका मतलब OH नेगेटिव जो है वो हमारे पास क्या है? एक कॉन्जुगेट बेस है। अगर हमारे पास एसिड दे रखा हो तो बेस बनाने के लिए उसमें से H पॉजिटिव हम अलग कर देते हैं, लेकिन अगर बेस दे रखा है उससे एसिड बनाने के लिए हम उसमें H पॉजिटिव ऐड कर देते हैं। तो OH नेगेटिव जो है बेस है, उसमें H पॉजिटिव जब हम ऐड करेंगे इट विल फॉर्म
water H2O. Correct option is B. Next देखिए, lithium shows diagonal relationship with. डायगोनल रिलेशनशिप क्या है कि हमारे पास एलिमेंट जो है, सेकंड पीरियड के एलिमेंट, थर्ड पीरियड के एलिमेंट जो एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू डायगोनली प्रेजेंट है, उनमें प्रॉपर्टीज जो हैं वो सेम है. तो बेसिकली लिथियम जो है, जो कि सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, उसके डायगोनल में देखेंगे तो मैग्नीशियम पड़ा है, और मैग्नीशियम के विद रिस्पेक्ट टू लिथियम की जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या है, सिमिलर है. ठीक है जी. तो लिथियम शोज डायगोनल रिलेशनशिप विद रिस्पेक्ट टू मैग्नीशियम. करेक्ट ऑप्शन इज ए. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है फंक्शनल ग्रुप सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ. ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? दिस इज ईथर. ठीक है जी. एस्टर के साथ कंफ्यूजन हो जाता है, तो दिस इज एस्टर, ऐसे लगा होगा, दिस इज एस्टर. अगर ऐसे लगा हो सी डबल बॉन्ड ओ, तो इसको हम बोलेंगे कीटोन. ठीक है जी. फिलहाल कौन सा है यहाँ पे? ईथर. करेक्ट ऑप्शन इज सी. नेक्स्ट देखिए, लसांजेस टेस्ट इज नॉट शोन बाय. लसांजेस टेस्ट जो है वो किस लिए यूज होता है? दैट इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर एंड हेलोजेंस. ठीक है जी. नाइट्रोजन के साथ, अगर सिर्फ नाइट्रोजन अकेला प्रेजेंट है तो प्रशियन ब्लू कलर, अगर हमारे पास है सिर्फ सल्फर प्रेजेंट है तो वहां पे हमारे पास सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट होता है. इवन लेड एसिटेट टेस्ट है, तो वहां पे ब्लैक प्रेसिपिटेट जो है देखने को मिलेंगे. अगर नाइट्रोजन और सल्फर दोनों प्रेजेंट है तो वो वहां पे हमारे पास रेड कलर सॉल्यूशन. और हेलोजेंस में जैसे क्लोरीन है उसके लिए वाइट प्रेसिपिटेट. अगर ब्रोमीन है तो उसके लिए पेल येलो. अगर आयोडीन है तो येलो कलर. ठीक है जी. करेक्ट ऑप्शन इज ए, डाइजोनियम सॉल्ट. डाइजोनियम सॉल्ट इज बेसिकली इनटू पॉजिटिव Cl नेगेटिव. ये है डाइजोनियम सॉल्ट. इसके लिए लसांजेस टेस्ट जो है यूज नहीं किया जाता. करेक्ट ऑप्शन इज ए. नेक्स्ट है हमारे पास, फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म्ड बाय. जो फ्री रेडिकल्स है उनकी फॉर्मेशन कैसे होती है? होमोलिटिक फिजन, हेट्रोलिटिक फिजन, फ्यूजन, या नन ऑफ द अबव. तो बेसिकली अगर हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, लेट्स से ए बी, इसकी फिजन जो है वो दो तरह से करवा सकता हूँ मैं. ये इसकी करवा सकते हैं होमोलिटिक. अगर होमोलिटिक करेंगे तो इनके बीच में जो बॉन्ड है उसका इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ए रेडिकल बी रेडिकल. अगर इसकी करवा देते हैं हेट्रोलिटिक, तो हेट्रोलिटिक में दोनों इलेक्ट्रॉन जो है किसी एक के पास चले जाएंगे. लेट्स से ए ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिव है तो ए के पास चला गया, ए के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज. बी ने इलेक्ट्रॉन दे दिया है तो बी के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज. ए के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज, बी के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज. अब यहाँ पे होमोलिटिक में क्या बना? दीज आर फ्री रेडिकल्स. तो यहाँ पे 12th क्वेश्चन जो है उसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ए. अगर हेट्रोलिटिक फ्यूजन होती तो यहाँ पे बनते आयंस, कैटायन एंड एनाइन की फॉर्मेशन होती. ठीक है जी. तो दीज वर एमसीक्यूज. अभी हमारे पास सेक्शन बी है. इसमें देखिए, सबसे पहले है व्हाट डू यू मीन बाय सिग्निफिकेंट फिगर्स. सिग्निफिकेंट फिगर्स देखिए क्या होते हैं. असल में सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो हमें बताता है कि कितने नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ वैल्यू. कोई नंबर दे रखा है, जैसे कोई लेट्स से मेजरमेंट है, इन अ मेजरमेंट आर एक्यूरेट. कितने नंबर जो है वो एक्यूरेट है. ठीक है जी. वो हमें किससे पता चलता है? सिग्निफिकेंट फिगर से. सेकंड क्वेश्चन देखिए, बोला नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 0.001
005030 आर। यहाँ पे देखिए जो डेसिमल के आगे वाली ज़ीरो है ये और ये दोनों सिग्निफिकेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक तो डेसिमल के बाद में है और इनसे पहले कोई भी नॉन ज़ीरो डिजिट नहीं आ रहा। लेकिन अगर मैं बात करूँगा इस ज़ीरो की और इस ज़ीरो की और इस ज़ीरो की, ये दोनों सिग्निफिकेंट है। क्यों? क्योंकि ये डेसिमल से बाद में आ रहे हैं और फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा है? 5, उससे भी बाद में आ रहे हैं। तो टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हो गए यहाँ पे? एक तो हो गया 5, 1, 2, 3 और 4, 4 हो गए। करेक्ट ऑप्शन इज 4, 4 आ जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास डिफाइन एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर जो है वो हमें बताता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में। एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम। एक एटम में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है प्रेजेंट है वो हमें पता चलता है किससे? एटॉमिक नंबर से। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ क्रोमियम 24। अभी क्रोमियम 24 देखिए, कन्फिग्रेशन हम लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है, क्योंकि हाफ फील्ड जो है ज़्यादा स्टेबल होती है तो 4s का एक इलेक्ट्रॉन जो है शिफ्ट कर जाएगा। तो 4s1 3d5 जो है इसकी एक्यूरेट कन्फिग्रेशन आ गई। बाकी एज इट इज आएगी यहाँ पे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 देन 4s1 3d5। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास 15th क्वेश्चन है डिफाइन डी ब्रोगली इक्वेशन। डी ब्रोगली इक्वेशन क्या है? लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी। डी ब्रोगली इक्वेशन हमें बताता है कि पार्टिकल जो है, पार्टिकल के साथ वेव नेचर जो है इज एसोसिएटेड। पार्टिकल के साथ जो वेव नेचर जो है वो एसोसिएटेड है। इसके बारे में हमें कौन बताता है? डी ब्रोगली इक्वेशन। उसके अलावा हाफ फील्ड एंड कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स आर एक्स्ट्रा स्टेबल। इनकी स्टेबिलिटी एक्स्ट्रा होती है क्योंकि दो रीजन है। एक है एक्सचेंज एनर्जी, उसके अलावा है सिमेट्री। तो इनकी वजह से हमारे पास जो कन्फिग्रेशन है हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड वो ज़्यादा स्टेबल रहती है। ठीक है जी। आगे है एक्सप्लेन रेडियस ऑफ पॉजिटिव इज ऑलवेज स्मॉलर देन पेरेंट। जैसे मान लीजिए हमारे पास है, लेट्स से वी हैव सोडियम। सोडियम में देखिए कन्फिग्रेशन इज 2 8 1, 3 ऑर्बिट है। अगर इसको मैं कैटायन बना दूं Na पॉजिटिव तो बन गया 2 8, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो अभी यहाँ पे सिर्फ 2 ऑर्बिट है, सोडियम में 3 ऑर्बिट थे। तो इसका मतलब जो कैटायन है उसके पास नंबर ऑफ ऑर्बिट जो है कम होते हैं। ऐसा इन जनरल नहीं बोल सकते, बस ये बता रहा हूँ कि हमारे पास पॉजिटिव चार्ज जो है डोमिनेट करेगा किसमें? कैटायन में। अगर पॉजिटिव चार्ज डोमिनेट करेगा इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ जो है ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। दैट मीन्स हमारे पास जो कैटायन है उसका साइज जो है वो क्या रहेगा? कम रहेगा एज कंपेयर टू पेरेंट एटम। नेक्स्ट है स्टेट एंड एक्सप्लेन डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर बोलता है कि टोटल प्रेशर किसी एक मिक्सचर का इज इक्वल टू द सम ऑफ द प्रेशर P1 प्लस P2 एंड सो ऑन। P1 P2 क्या है? इंडिविजुअल गैसेस का प्रेशर है। उन सभी को ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो मिक्सचर है उसका प्रेशर आ जाएगा, दैट इज कैपिटल P। ठीक। इसके और में है a gas occupies 200 ml at a pressure of 0.820 bar at 20 degrees Celsius. How much volume will it when it is subjected to external pressure of this? Okay. तो बेसिकली यहाँ पे बॉयल्स लॉ जो है यूज़ किया गया है। हमें पता है प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम अगर टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है। यही कंडीशन दे रखी है इसमें 17th क्वेश्चन में।
तो बेसिकली इसको मैं लिख सकता हूँ PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। दैट मीन्स अगर मैं प्रेशर और वॉल्यूम चेंज कर दूं तो उनका मल्टीपल जो है वो सेम रहेगा अगर टेम्परेचर जो है वो कॉन्स्टेंट, दैट इज P1V1 इज इक्वल टू P2V2। अब यहाँ पे हमारे पास P1 दे रखा है कितना 0.820, V1 दे रखा है 200 ml, P2 दे रखा है 1.025 और वॉल्यूम V2 जो है वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है जी, तो देखिए 820 इसके डेसिमल नीचे लेके जा रहा हूँ, दिस बिकम्स 1000 टाइम्स 200, नीचे आ गया 1025, इसका डेसिमल भी मैं ले गया, 3 डिजिट थे ऊपर ले गया, दिस इज V2। 1000 से 1000 गया, हमारे पास है 820 डिवाइडेड बाय 1025, this becomes 0.8 into 200, this is 8 to the 16, एक जीरो कैंसिल आउट होगी 160 ml, दिस इज V2, ये आ गया आंसर। ठीक है जी, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला है, डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन Kp एंड Kc। Kp Kc में रिलेशन फाइंड आउट करना है, तो बेसिकली Kp जो है इट इज इक्वल टू Kc RT रेस्ट पावर डेल्टा एन जी। ठीक है जी, तो बेसिकली हमें पता है Kp किसके बराबर होता है। लेट्स से हमारे पास इक्वेशन है A इज फॉर्मिंग B, लेट्स से इसके मोल्स हैं स्मॉल a, इसके मोल्स हैं स्मॉल b, तो हमारे पास Kp किसके बराबर होगा, Kp इज प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट B रेस्ट पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ A रेस्ट पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, और हमें पता है Pb इज इक्वल टू nRT, वॉल्यूम को मैं नीचे ले गया, दिस बिकम्स नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम दैट इज कंसंट्रेशन RT। तो प्रेशर को मैं क्या लिख सकता हूँ, concentration of B raised to power V and RT raised to power V divided by concentration of A raised to power A RT raised to power A। तो बेसिकली दिस इज Kc, तो Kp किसके बराबर आ गया Kc, दिस इज RT B minus A, B is number of moles of product, RT raised to power number of moles of product minus number of moles of reactant, तो बेसिकली दिस बिकम्स Kc RT raised to power delta Ng, that is this equation। ठीक है जी, तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ ग्रुप 13। ग्रुप 13 जो है उसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है हमें लिखनी है, तो दैट इज NS2Np1। ठीक है जी, आपको डायरेक्टली जो है ध्यान में होनी चाहिए कन्फिगरेशंस। ठीक है, 13th ग्रुप इज बोरोन फैमिली की बात हो रही है। नेक्स्ट है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज कोल्ड। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को जो है हम क्या बोलते हैं, ड्राई आइस, क्योंकि इसका जो टेक्सचर है दैट इज सिमिलर दैट ऑफ आइस, टेम्परेचर भी लो रहता है और हमारे पास ये जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है ये पेपर को या क्लोथ को जो है वेट नहीं करेगी। ठीक है, इसलिए इसको बोला जाता है ड्राई आइस। नेक्स्ट देखिए कंप्लीट द रिएक्शन, एक मिनट। रिएक्शन हमारे पास दे रखी है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस ओजोन। तो बेसिकली क्वेश्चन थोड़ा सा मेरे को इनकम्प्लीट लग रहा है क्योंकि 2 कॉलम दे रखे हैं, इसका मतलब ये सेकंड स्टेप भी करवाना चाह रहे हैं। तो बेसिकली फुल रिएक्शन जो है कुछ ऐसी है। 20th क्वेश्चन था, बोला है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस ओजोन। असल में यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास बनती है ओजोनाइड, यहाँ पे O3 जो है ऐड हो जाएगा, ऐसे। सेकंड स्टेप में
यहाँ पे रिडक्टिव एलिमिनेशन, यहाँ पे क्या होगी, रिडक्टिव एलिमिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक। रिडक्टिव एलिमिनेशन, रिडक्शन भी हो रही है और एलिमिनेशन भी हो रही है। ये प्रोडक्ट अलग हो जाएगा, ये प्रोडक्ट जो है अलग हो जाएगा। अब क्योंकि दोनों में सेम नंबर ऑफ एटम्स हैं, सेम तरह के एटम हैं, तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास 2 मोल बनते हैं सेम प्रोडक्ट के, इसके 2 मोल बन जाएंगे। ठीक है, दैट इज एसिटाल्डिहाइड। तो यहाँ पे जो दो इन्होंने फिलिप्स दे रखे हैं, यहाँ पे दोनों में क्या आ जाएगा, एसिटाल्डिहाइड। नेक्स्ट है गिव एरोमेटाइजेशन रिएक्शन, ये 20th का सेकंड पार्ट। दिस वाज फर्स्ट। इसमें देखिए एरोमेटाइजेशन क्या है, लेट्स से वी हैव हेक्सेन। हेक्सेन को अगर हम वेनेडियम पेंटाऑक्साइड या मोलिब्डेनम ऑक्साइड की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो हमारे पास जो है यहाँ पे बेंजीन की फॉर्मेशन हो जाएगी और 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन जो है रिलीज हो जाएंगे। अगर मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे हेक्सेन ना होके हेप्टेन होता तो यहाँ पे क्या आ जाता, यहाँ पे CH3 आ जाता ऊपर। दैट मीन्स हमारे पास क्या बन जाता, टाउलिन। ठीक है जी, इसकी फॉर्मेशन हो जाती टाउलिन की। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है व्हाट इज एसिड रेन। तो बेसिकली एसिड रेन जो है, जब हमारे पास एसिडिटी जो है, रेन की एसिडिटी जो है वो 5.6 से कम रहती है, दैट मीन्स उस टाइम पे जो रेन है वो क्या है, एसिड रेन। ठीक है जी, pH लेस देन 5.6। हार्मफुल इफेक्ट क्या है, एसिडिटी बढ़ा देगा, एक्वाटिक लाइफ जो है वो सस्टेन नहीं कर पाएगी प्रॉपरली। उसके अलावा हो सकता है हमारे पास जो मार्बल्स के जो बिल्डिंग्स हैं उनकी जो लुक है वो ख़राब हो रही है, क्योंकि एसिड रेन की वजह से हमारे पास जो कैल्शियम कार्बोनेट दैट इज़ मार्बल वो जो है डिसोसिएट हो रहा है। ठीक है जी, तो इस तरह के काफ़ी आपको इवन जो फ्लोरा और फौना है वो भी जो है डिसरप्ट होते हैं ड्यू टू द एसिड रेन। ठीक है जी, अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास ड्रॉ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए हमने मॉलिक्यूलर डायग्राम जो है वो बनानी है। तो इसके रिगार्डिंग एक लेक्चर जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पे वो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर रखा है, वो मैं लिंक कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा इसको। ठीक है जी, तो आप पूरा जो है उसको ऑब्जर्व कर लें। ठीक, उसके अलावा इसमें लिख रखा है कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर, वो सब कुछ बता रखा है वहीं पे, फिर भी रफली सा बता देता हूँ यहाँ। जैसे ऑक्सीजन के 2p ऑर्बिटल बना रहा हूँ सिर्फ। ऑक्सीजन जो है उसमें 2s 2p मिक्सिंग होती है, जिसकी वजह से हमारे पास 1 2 3 4 3 और 4 हमारे पास जो यहाँ पे 2p जब मिक्स करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ बनाएंगे सिग्मा 2pz और बनाएंगे पाई 2px एंड पाई 2py। अब टोटल इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास हैं कितने, 4। दोनों में से देखें तो 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे। ठीक है जी, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक यहाँ, देन पेयरिंग शुरू होगी, ऐसे आएगा। अगर हायर एंटी बॉन्डिंग बनाऊं मैं ऑर्बिटल इसके, तो यहाँ पे ऐसे रहेगा, these are pi star 2px, this is pi star 2py, this is sigma star 2pz। 6 इलेक्ट्रॉन फिल हो चुके हैं,
ये सेम लेवल पे हैं तो सिंगली फील्ड जाएंगे, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या आ गया, MOT। ये मैंने सिर्फ 2p बनाया है, इसके अलावा 1s और 2s भी बनाए। ठीक है जी। अगर हमें निकालना है बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड ऑर्डर देखिए कैसे निकालेंगे। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू हाफ ऑफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे कितने हैं, 6 माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग 2, दैट इज हाफ ऑफ 4, दैट इज 2। बॉन्ड ऑर्डर इज 2। ठीक है जी। उसके अलावा इसके और में है क्वेश्चन, ऑन द बेसिस ऑफ वेस्पर थ्योरी डिस्कस द शेप ऑफ NH3। NH3 की शेप जो है डिस्कस करनी है। अभी हमने ऊपर भी एक क्वेश्चन किया है इसी से रिगार्डिंग कि NH3 जो है वो क्या है, पिरामिडल शेप का है। ठीक है जी। यहाँ पे नाइट्रोजन जो है दैट इज 7 एटॉमिक नंबर, 1s2 2s2 2p 3। तो s में 2 इलेक्ट्रॉन है और p में कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी। तो बेसिकली यहाँ पे हाइड्रोजन जो है 3 हाइड्रोजन, एक एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे शेयर कर देंगे और यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी sp3। तो दिस वाज वेस्पर थ्योरी फॉर NH3। 23rd देखिए, बोला है pH वैल्यू बतानी है 0.01 मोलर NaOH, 0.01 मोलर NaOH की निकालनी है pH। तो बेसिकली जब यहाँ पे बेस दे रखा है तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, POH निकालेंगे। अब POH है नेगेटिव लॉग ऑफ OH नेगेटिव का कंसंट्रेशन। अब क्योंकि NaOH जो है स्ट्रॉन्ग बेस है, दैट मीन्स हमारे पास OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन भी यही रहेगी। तो नेगेटिव लॉग ऑफ जीरो पॉइंट जीरो वन, दिस बिकम्स नेगेटिव लॉग ऑफ 0.01 को मैं लिख सकता हूँ 10⁻⁻²। अब लॉग में अगर 10⁻A है तो उसका आंसर जो है A आएगा। तो बेसिकली यहाँ पे 10⁻² है तो माइनस बाहर भी आएगा, -2 से आ जाएगा, दिस बिकम्स 2। तो POH कितनी आ गई, 2। हमें बोला है pH निकालने के लिए, pH प्लस POH जो है दैट इज इक्वल टू 14। pH प्लस POH जो है 14 के बराबर है। POH अगर 2 आया है तो pH आ जाएगा 12। करेक्ट आंसर इज 12। ठीक है जी। नेक्स्ट है कॉमन आइन इफेक्ट, ये 23rd का फर्स्ट था। देन वी हैव कॉमन आइन इफेक्ट। कॉमन आइन इफेक्ट बोलता है कि अगर हमारे पास एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, लेट्स से वी हैव एसिटिक एसिड, तो क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है इसका डिसोसिएशन जो है इक्विलिब्रियम में रहेगा, कुछ स्पेसिफिक अमाउंट डिसोसिएट कर जाएगा, बाकी एज इट इज रहेगा। इसमें हमने ऐड कर दिया एक ऐसा सॉल्ट CH3COO Na। अब सॉल्ट जो है वो ऑलरेडी आयोनाइज्ड होता है, तो बनाएगा CH3CO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव। अब ये सॉल्ट इस तरह से हमने सिलेक्ट किया है कि इसमें क्या प्रेजेंट हो, एक कॉमन आयन प्रेजेंट हो जो कि हमारे वीक इलेक्ट्रोलाइट में भी प्रेजेंट है। तो उसकी वजह से क्या होगा, ये कंसंट्रेशन ओवरऑल क्या कर गई, इंक्रीज कर गई। अब ये कंसंट्रेशन जो ओवरऑल इंक्रीज की है उसकी वजह से हमारे पास जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसमें देखें ली चैटलियर प्रिंसिपल के हिसाब से, क्योंकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में जो है शिफ्ट कर जाएगा। तो बेसिकली कॉमन आयन इफेक्ट बोलता है कि डिसोसिएशन ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट suppresses due to the addition of a salt or electrolyte having common ion, जिसमें क्या है कॉमन आयन जो है प्रेजेंट हो उस तरह के इलेक्ट्रोलाइट। अब वो इलेक्ट्रोलाइट जो है एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी हो सकता है, एक हमारे पास क्या हो सकता है वो वीक भी हो सकता है, या एक सॉल्ट भी हो सकता है। उसके एडिशन से हमारे पास जो डिसोसिएशन है वीक इलेक्ट्रोलाइट का वो क्या हो जाएगा, सप्रेस हो जाएगा। इसी को बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। नेक्स्ट देखिए, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है मैंगनीज की इन MnO4 नेगेटिव में।
MnO4 नेगेटिव में मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। मान लेते हैं X प्लस ऑक्सीजन इज -2 times 4 is equal to -1, that is x minus 4 to the 8 is equal to -1, x is equal to 8 minus 1, that is +7. Correct option is +7. ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये सेल जो है ये डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, तो उसका लेक्चर भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। ठीक है जी। इवन ऑक्सीडेशन स्टेट से कुछ एक्सेप्शनल केसेस जो हैं वो बनते हैं, वो भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको भी आप एक बार गो थ्रू कर लें। नेक्स्ट है हमारे पास H2S इज गैस बट H2O इज लिक्विड। तो बेसिकली जो H2S है वो क्या है, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है पॉसिबल नहीं है, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इज पॉसिबल। तो बेसिकली जो दो H2S मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारे पास जो है प्रॉपरली इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है जी। बल्कि वाटर में अगर हम देखते हैं तो वाटर जो है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल, उसकी वजह से हमारे पास जो दो वाटर मॉलिक्यूल हैं उनमें एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट है। दैट इज वाई वाटर जो है एज अ लिक्विड एग्जिस्ट करता है रूम टेम्परेचर पे, वेयर एज हमारे पास H2S जो है वो एग्जिस्ट करती है एज अ गैस। ठीक है जी। नेक्स्ट है परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। जो परमानेंट हार्डनेस है वाटर की वो किस वजह से है, दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड एंड सल्फेट आयंस। इनकी वजह से हमारे पास जो वाटर है उसमें क्या है, परमानेंट हार्डनेस जो है प्रेजेंट है। अगर हम टेम्परेरी हार्डनेस की बात कर रहे थे तो टेम्परेरी हार्डनेस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड बाइकार्बोनेट आयन, दिस इज टेम्परेरी हार्डनेस। ठीक है जी। नेक्स्ट है वाई अल्कली मेटल्स गिव ब्लू कलर इन लिक्विड अमोनिया। तो बेसिकली अल्कली मेटल्स जो हैं, लेट्स से हमारे पास है सोडियम, लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में ये हमारे पास बनाता है सोडियम अमोनिएट XNA। इसको ऐसे बना देते हैं Na पॉजिटिव, और जो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन रिलीज किया उसके साथ एसोसिएशन में चले जाएंगे अमोनिया, वाई। ठीक है जी। दिस इज अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, और इसी वजह से हमारे पास जो है ब्लू कलर रहता है किसका, अल्कली मेटल के सॉल्यूशन का इन लिक्विड अमोनिया। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज द एक्शन ऑफ हीट ऑन जिप्सम। जो जिप्सम है दैट इज CSO4.2H2O, इसको हीट करने पे हमारे पास सबसे पहले बनेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस प्लस हाफ H2O, दैट इज POP, और इसको फर्दर हीट करने पे हमारे पास फॉर्मेशन होती है CaSO4, दैट इज डेड बर्न्ट प्लास्टर। ठीक है, दिस इज जिप्सम। यही पूछ रखा था। नेक्स्ट है डिफाइन फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप जो है एक ऐसा हमारे पास स्पेसिफिक ग्रुप है जो पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज जो है, केमिकल प्रॉपर्टीज जो है उनको डिटरमाइन करे, उनको हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप्स। नेक्स्ट हमें पूछ रखी है IPAC नेमिंग।
देखिए यहीं कर देते हैं इसको। यहाँ पे हमने सबसे पहले जो है लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है। किसी भी डायरेक्शन से चलिए आप, 1 2 3 और 4। ये आ गया सब्स्टिट्यूएंट। 2 प्रीफिक्स है हमारे पास, दोनों प्रीफिक्स जो है सेम है, मिथाइल। ठीक है जी। तो सबसे पहले जो आईपीसी नेमिंग का सीक्वेंस है वो यही है कि हमने सबसे पहले किसकी नेमिंग करनी है, हमने नेमिंग करनी है प्रीफिक्स की। तो सेकंड और थर्ड पे है, दिस इज 2 3, 2 मिथाइल लग रखे हैं, डाई मिथाइल। जो हमारे पास वर्ड रूट है उसमें 4 कार्बन है, दैट इज ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है एन, दिस इज 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे हमारे पास जो है एक फंक्शनल ग्रुप है, दैट इज OH। उसके अलावा एक प्राइमरी सफिक्स भी लग रखा है, दैट इज डबल बॉन्ड। तो नंबरिंग जो है हमने मिनिमम नंबरिंग देनी है OH को। नंबरिंग चलेगी यहाँ से 1 2 3 4 एंड 5। OH फंक्शनल ग्रुप तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको नंबरिंग कर देनी है, क्योंकि उसमें कार्बन नहीं है प्रेजेंट। जो मेन चेन जिसकी नंबरिंग करते हैं दैट इज कार्बन एटम। ठीक है जी। तो यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 एंड 5, कोई भी प्रीफिक्स जो है इसमें नहीं लगा, डायरेक्टली हम वर्ड रूट पे आ रहे हैं, दैट इज 5 पेंट। प्राइमरी सफिक्स लग रखा है डबल बॉन्ड, सेकंड पोजीशन पे है 2 इन। इन का सेकंड वाला ई नहीं आएगा क्योंकि फंक्शनल ग्रुप भी लगा है। कौन सी पोजीशन पे है, 1 पे, तो इसको लिखेंगे 1 ओल। इसका हम पेंट 2 इनोल भी लिख सकते हैं क्योंकि फर्स्ट पे है फंक्शनल ग्रुप लगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा NGRT। इसको प्रूव करना है, ये आप कर सकते हैं। ठीक है जी। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक क्या है, एक में एनर्जी रिलीज हो रही है, एक में गेन हो रही है। ठीक है जी। स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन है, डाइबोरेन में हमारे पास दिस इज BH3, ये दूसरा BH3 आ गया। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है बोरोन हाइड्रोजन बॉन्ड के, ये जो है 3 एटम्स में जो है शेयर हो रहे हैं। ठीक है जी। और यहाँ पे फॉर्मेशन हो रही है किसकी, बनाना बॉन्ड की, बनाना बॉन्डिंग हो रही है। और यही अरेंजमेंट जो है देखने को मिलेगा किसमें, डाइबोरेन में। ठीक है जी। एक चीज ध्यान रखें कि डाइबोरेन जो अरेंजमेंट है, दिस मॉलिक्यूल इज नॉन प्लेनर। ठीक है जी, प्लेन में नहीं है मॉलिक्यूल। ठीक। नेक्स्ट है CCl4 कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड बट SiCl4 कैन बी, क्योंकि CCl4 जो है उसमें CCl4 में नो वेकेंट d ऑर्बिटल इज अवेलेबल, या वेकेंट क्या है ही नहीं प्रेजेंट, नो d ऑर्बिटल इज प्रेजेंट ऑन कार्बन। कार्बन के ऊपर वेकेंट ऑर्बिटल जो है प्रेजेंट नहीं है, जिसकी वजह से हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो, सॉरी कौन सा क्वेश्चन था, CCl, इसकी वजह से हमारे पास CCl4 जो है उसकी हाइड्रोलिसिस नहीं होती, लेकिन सिलिकॉन में d ऑर्बिटल प्रेजेंट है, इसकी वजह से इसकी हाइड्रोलिसिस जो है इजीली हो जाती है। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गैस, सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज अ सॉलिड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गैस है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के ही पीरियड का है, जिसकी वजह से 2p ओवरलैप हो जाता है और पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। लेकिन सिलिकॉन डाइऑक्साइड में 2p ओवरलैप नहीं होता है, और यहाँ पे बेसिकली सिलिकॉन जो है उसमें 3p ऑर्बिटल है, 2p अवेलेबल नहीं है बॉन्डिंग के लिए। तो 3p और 2p में साइज डिफरेंस होने की वजह से सिलिकॉन जो है पाई बॉन्ड नहीं बनाता, रेदर देन ये 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट जो है बनाएगा ऐसे। ठीक है जी। तो एक सिलिकॉन जो है 4 ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड होता है, रेदर देन इसका जो फॉर्मूला है बेसिक यूनिट का फॉर्मूला जो है दैट इज SiO2। ठीक है जी। ऐसा कुछ अरेंजमेंट होता है, दैट इज व्हाट इज सॉलिड इन स्टेट, कार्बन डाइऑक्साइड इज गैसियस इन स्टेट। ठीक है जी। नेक्स्ट है व्हाट आर फुलरीन्स, हाउ आर दे प्रिपेयर्ड। जो फुलरीन्स हैं वो असल में क्या है, दीज आर क्रिस्टलाइन एलोट्रोपिक फॉर्म,
एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। ठीक है जी। प्रिपरेशन की बात करें तो बेसिकली जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट को हम इलेक्ट्रिक आर्क पे अगर हीट करेंगे तो वो हमारे पास जो है सूट फॉर्मेशन करवाता है, विच इज बेसिकली कंसिस्टिंग ऑफ फुलरेन्स। ठीक है जी। नेक्स्ट है वुड्स रिएक्शन। व्हाट इज वुड्स रिएक्शन? वुड्स रिएक्शन में हमारे पास एल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम BrCH3 एंड ड्राई ईथर, हमारे पास यहाँ पे 2 मोल ऑफ NaBr जो है निकल जाएंगे, 2 NaBr, और दोनों CH3 जो है आपस में कंडेंस कर जाएंगे, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ एल्केन। ठीक है, दिस इज वुड्स रिएक्शन। नेक्स्ट है मार्कोनिकॉफ रूल। नेक्स्ट है हमारे पास मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल बोलता है कि अगर हमारे पास एल्कीन, अनसिमेट्रिकल एल्कीन, और उसमें हमने HBr जो है ऐड कर दिया, तो HBr का जो हाइड्रोजन है दैट इज पॉजिटिवली चार्ज, वो उस कार्बन के ऊपर जाएगा जिसके ऊपर हाइड्रोजन ज़्यादा है और डबल बॉन्ड बना रखा है उसने, और Br जो है उस कार्बन के ऊपर जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन कम है और डबल बॉन्ड भी बना रखा है। तो बेसिकली अल्टीमेटली हमारे पास क्या बन रहा है? CH Br एंड CH3। ये हमारे पास किसके अकॉर्डिंग है? दिस इज अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। अगर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल की बात करते हैं तो ऑपोजिट चलेगा। हाइड्रोजन एंटी मार्कोनिकॉफ में हाइड्रोजन जो है यहाँ जाएगा और Br कहाँ जाएगा? यहाँ। तो बेसिकली एंटी मार्कोनिकॉफ के हिसाब से क्या बनेगा? CH3 CH2 CH2 Br, ये बनेगा एज पर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। नेक्स्ट है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन देखिए क्या है। जैसे मान लो हमारे पास है बेंजीन, इसमें हमने ऐड कर दिया है मिथाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो बेसिकली ये आपस में कंबाइन करके क्या बनाएगा? AlCl4 नेगेटिव प्लस CH3 विद पॉजिटिव चार्ज, और ये CH3 विद पॉजिटिव चार्ज जो है यही अल्टीमेटली क्या है? बेंजीन पे अटैक करेगा और हमारे पास बनाएगा CH3 दैट इज टॉलिन। ठीक है जी। दिस इज फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। यहाँ पे स्पेसिफिकली नहीं बोला है तो मैंने एल्काइलेशन करवा दी सिर्फ। ठीक है जी। नेक्स्ट है ड्रॉ द कन्फर्मेशंस ऑफ इथेन। अब देखिए कन्फर्मेशंस क्या होती हैं? कन्फर्मेशंस होती हैं कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अराउंड हमारे पास रोटेशन की वजह से अलग अलग अरेंजमेंट जो है उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, उसको हम बोलेंगे कन्फर्मेंट्स, कन्फॉर्मर्स या रोटामर्स भी बोलते हैं, या कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। तो बेसिकली इथेन जो है, दिस इज इथेन, एक अरेंजमेंट ऐसा आ जाएगा और दूसरा आ जाएगा सॉरी यहाँ पे कार्बन के ऊपर 3 हाइड्रोजन जो है लगे हैं, यहाँ पे भी कार्बन के ऊपर 3 हाइड्रोजन है, और यही इसी का जो फ्रंट वाला कार्बन है उसको हमने होल्ड पे रखा है और जो पीछे वाला सेकंड वाला कार्बन है उसको रोटेट कर रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास 2 कन्फर्मर्स बने हैं। यहाँ पे ये देखिए ये वाला कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है आमने सामने है, दिस इज एक्लिप्स्ड फॉर्म। यहाँ पे ये और ये ऑपोजिट साइड में दिस इज स्टैगर्ड फॉर्म, दिस इज स्टैगर्ड
ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास जो है क्या बना है, दीज आर कन्फर्मर्स ऑफ इथेन। यहाँ पे अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टैगर्ड इज मोर स्टेबल, स्टैगर्ड की स्टेबिलिटी जो है ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एक्लिप्स्ड। दिस इज स्टेबिलिटी। अगर एनर्जी की बात करें तो एक्लिप्स जो है उसकी एनर्जी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू स्टैगर्ड। ठीक है जी। नेक्स्ट है व्हाट इज पायरोलिसिस। तो बेसिकली पायरोलिसिस इज जब हमारे पास हायर एल्केन्स को हम हीट करें और हमारे पास लोअर एल्केन्स प्लस एल्कीन्स प्लस एल्काइंस प्लस हाइड्रोजन की फॉर्मेशन हो तो इसी को हम बोलते हैं पायरोलिसिस, या और क्या बोलते हैं इसको, इसको हम और बोलते हैं क्रैकिंग। पायरोलिसिस और क्रैकिंग। ठीक है जी। तो दिस वाज ऑल अबाउट द सैम्पल पेपर। अगर आपको कोई भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आपने इस लेक्चर से ली हो तो प्लीज़ डू कंसिडर टू हिट लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। और जो रिलेटेड लेक्चर्स हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जो है ऐड कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू।